तो झारखंड बोर्ड क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, आप लोग को मालूम है कि आज आप लोग का जो है सोशल साइंस का एग्जाम था, है ना, यानी कि सामाजिक विज्ञान का। और आप लोग कितना क्या आंसर सही किए हुए हैं आप मुझे जो है वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ठीक है। बाकी सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, सारे क्वेश्चंस को देखते हैं और क्या क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, है ना, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए वो आप लोग मिलाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि जब लुई 16वां, क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट, हाँ, जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ उस समय जो है उसकी उम्र क्या थी, तो 20 वर्ष और 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो बहुत ही सही है इसका आंसर, जो बच्चा मारा हुआ है ए आंसर है ना, यानी कि 20 वर्ष इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 20 साल की उम्र में वो है फ्रांस की गद्दी पर राजा बन करके आसीन होता है, मतलब राजगद्दी पर वो बैठता है, ठीक है। सवाल नंबर 2 देख रहे हैं। 2 में क्या है कि लुई 16वां के शासनकाल में किस देश ने अमेरिका के 13 उपनिवेशकों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में, है ना, सहायता की थी। तो इसका आंसर क्या है, रूस है, चीन है, फ्रांस है और जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा दोस्तों, जर्मनी हो जाएगा, ठीक, सॉरी फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रांस। जो लोग फ्रांस करके आए हैं राइट करके आए हैं, ठीक है, जर्मनी नहीं होगा, ठीक है, फ्रांस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी हो जाएगा। 3 चलते हैं। सवाल नंबर 3 देख रहे हैं कि फ्रांस में अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य क्या था जिसकी कीमत तेज़ी से वृद्धि हुई। तो दोस्तों दूध तो नहीं था, पावरोटी, जी हाँ, पावरोटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं, यानी कि 3 का बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। सवाल नंबर हमारा 4 है कि तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या मानते थे, राजा, वकील, किसान और प्रवक्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवक्ता। क्या हो जाएगा, प्रवक्ता। यानी कि फ्रांस में जो है तीसरे स्टेट के लोग अपने आप को प्रवक्ता मानते थे, ठीक है। संपूर्ण फ्रांसीसी समाज अपने आप में प्रवक्ता थे वे लोग जो तीसरे स्टेट में शामिल थे। चलिए 4 का आंसर डी हो जाएगा राइट। चलिए 5 देखते हैं दोस्तों। 5 में क्या है कि रूसी समाज की लगभग कितनी प्रतिशत जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। ऑप्शन जो कर रहे हैं राइट कर रहे हैं बच्चे, है ना, जिनका आंसर मतलब ये पेपर है वो राइट करके आए हैं, कहने का मतलब ये है। तो इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर हमारा 5 का डी सी हो जाएगा, ठीक है, 5 का सी हो जाएगा, डी नहीं सी होगा। 85%, ठीक है दोस्तों। चलिए सवाल हमारा नेक्स्ट देख रहे हैं। 5 हो गया, 6 चलते हैं। 6 में क्या है कि निम्न में से कौन जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कृत निश्चय था, है ना। तो इसमें हो जाएगा हिटलर जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, 7 नंबर। 1929 से 32 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई मंदी का कारण जो है अमेरिकी देश पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई और फैक्ट्रियाँ बंद हो गई या फिर निर्यात गिर गया था, और इनमें सभी दोस्तों इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो लोग डी करके आए राइट करके आए दोस्तों। आइए सवाल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल हमारा जो है 8वां है। फ्रांस के राष्ट्रगान मार्सिले की रचयिता इनमें से कौन है। तो फ्रांसीसी स्काउट नहीं, रॉजेट दी लाइल, जी हाँ, रॉजेट दी लाइल। इस जो फ्रांस में जो है ना मार्सिले का आपका जो है राष्ट्रगान है उसके जो है रचयिता कौन है, तो रॉजेट दी लाइल। चलिए सवाल नंबर 8 का बी हो जाएगा। 9 चलते हैं दोस्तों। 9 में क्या देख पा रहे हैं कि निम्न में से किसके विचारों को मानने वाले समाजवादी ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स या फिर रॉबर्ट ओवेन या फिर लेनिन। इसका आंसर आप लोग जो करेंगे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे कार्ल मार्क्स, जो है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 9 का जो बच्चे ए करके आए हैं राइट करके आए हैं। सवाल नंबर देख रहे हैं 10 क्या है। 1905 में औपनिवेशिक सरकार के किस प्रस्ताव से बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ के लोग बहुत परेशान हो गए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने और घुमंतु खेती को रोकने के लिए और शिकार व अन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाना, इनमें सभी। दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 का। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 11 क्या है। 11 में क्या है कि मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाने वाला नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग किस पठार से ज़्यादातर भागों में फैला है। तो जी हाँ दोस्तों इसका समझ जाएगा मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर ए जो लोग करके आए राइट करके आए हैं, है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सवाल नंबर किसका, 11 का, ठीक है। चलिए 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 क्या है कि
सन 1869 में किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच जो है सो दूरी कम हो गई थी। दोस्तों ये सवाल आप लोग को बहुत सारे मतलब क्लासेस में, लाइव क्लासेस में हम लोग जिक्र किए थे। इसका था स्वेज नहर। क्या था? स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। ठीक है, स्वेज नहर में आपका जो है सो इसका भारत और यूरोप के बीच में दूरी कम हो गई थी, है ना, ये नहर निर्माण करने से। कब निर्माण हुआ था? तो 1869 में। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। 13 सवाल देख पा रहे हैं आप। क्या है कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित दक्षिण का पठार किस प्रकार की भूमिका है दोस्तों? तो ये भुजाकार, आयताकार और वृत्ताकार और इनमें से कोई नहीं। त्रिभुजाकार इसका आंसर जो लोग करके आए हैं, ए करके आए हैं, राइट करके आए हैं। ठीक है, सवाल नंबर 13 का आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं 14 क्या देख रहे हैं कि गारो, खासी और क्या है जयंतिया, ये 3 पहाड़ियों के नाम जो भारत में किस राज्य में है दोस्तों? तो इसका त्रिपुरा नहीं होगा, मणिपुर भी नहीं है, मिजोरम भी नहीं, मेघालय। जो लोग आंसर करके आए हैं डी, यानी कि मेघालय राइट है। 14 का डी हो जाएगा, है ना। 15 देखते हैं। 15 क्या दोस्तों कि हिमालय की नदियाँ अपने मार्ग के किस भाग में तीव्र अपरदन क्रिया करती है? तो निचली, ऊपरी याद रखिए, ऊपरी, यानी हिमालय में जो नदी है ना, ऊपरी भाग में जो है तीव्र अपरदन करती है। जो लोग आंसर 15 का बी करके आए हैं, राइट करके आए हैं। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 16 क्या है। 16 है तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण, ये प्रमुख रूप से किसके तत्व हैं माने जाते हैं? तो भूकंप और जलवायु के, पहाड़ी और मैदानी भागों के, या फिर मौसम और जलवायु के, और इनमें सभी। तो सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, 16 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार रुकिएगा, थोड़ा सा सवाल एक बार फिर से आप देखिए, गौर कीजिए। तापमान, वायुमंडलीय दाब और पवन और आर्द्रता और वर्षण के प्रमुख रूप से किसके तत्व माने जाते हैं? तो एक्चुअली में लगता है इनमें सभी करके जो बच्चे आए हैं, लगता है कि ऑप्शन डी होगा, लेकिन डी नहीं होगा दोस्तों, डी गलती हो जाएगा। पता है कि मौसमी और जलवायु के ये परिवर्तन है, मतलब मौसम और जलवायु के ये परिवर्तन है। ठीक है, मौसम और जलवायु के कारण ही तापमान और वायुमंडलीय दाब और पवन और आर्द्रता और वर्षण आदि में मतलब बदलाव देखने को मिलता है। ये तत्व है सो मौसम और जलवायु के। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा। ठीक है, सी, डी नहीं होगा बालक, सी हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं क्या है। 17 में क्या है कि ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में अक्सर होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट है। जो लोग करके आए हैं पूर्वी मानसूनी वर्षा, करेक्ट है जी। सवाल नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। 18 क्या है? 18 क्या है कि भारत, 1 मिनट, हाँ, भारत जैसे देश में सिंचाई, नौच संचालन, जल विद्युत निर्माण में निम्न में से किसका महत्व ज़्यादा है? नदियों का, उद्योगों का, कृषि का, और इनमें से सभी। देखिए, नौ संचालन, अब बताइए हमको, ये बताइए आप कि सिंचाई के लिए, नौ संचालन के लिए, विद्युत का निर्माण करने के लिए क्या चाहिए? नदी चाहिए ना, नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, जो लोग सभी करके आए हैं गलती करके आए हैं, बहुत लोग सभी को देखते हैं सभी मार देते हैं, नहीं होगा बाबू, सभी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 18 का। चलिए देखते हैं 19 का सवाल। 19 में क्या है कि खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित निम्न में से कौन विश्व में सबसे ज़्यादा औसत वर्षा प्राप्त करता है? मासिन राम। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मासिन राम। ठीक है, जिन लोग आंसर ए करके आए हैं, राइट करके आए हैं जी। और मासिन राम के बारे में हम लोगों ने आपको पढ़ाया है, लाइव क्लास में क्या पढ़ाया है आप लोगों को याद होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर चलते हैं 20 में क्या देख पा रहे हैं। हाँ, कि वर्ष 2045 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन बन सकता है? देखिए, आज सवेरे से हमने आपको कराया था कि सवाल ऐसा था, इसी को थोड़ा पलट दिया है हमने। सवाल ऐसा आपको सुबह पूछा था कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो चीन है ना। और ये भी सवाल आप लोग कराया था कि विश्व का दूसरे नंबर पर आबादी वाला देश कौन है? तो भारत है। लेकिन हमने ये भी कहा था कि वर्तमान में आपका भारत नहीं है, भारत जो है चीन नहीं है। वर्तमान में अगर आबादी की बात करें तो भारत है। क्या है? भारत है। और यही 2045 तक बोल रहा है। 2045 छोड़ दीजिए, 2025 में ही जो है सो चाइना से आगे निकल गया है इंडिया। तो सोच लीजिए, 45 तो बहुत बोल दिया है ना, तो भारत इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत जो है सो क्या कर रहा है? चीन को छोड़ दे रहा है पीछे, है ना, जनसंख्या के मामले में। तो आंसर हो जाएगा 20 का डी। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 21 का क्या दोस्तों देख पा रहे हैं कि हम निम्नलिखित किस देश में सिर्फ शासक दल ही चुनाव लड़ सकता है ना? फ्रांस और मैक्सिको और अमेरिका और जर्मनी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, जो लोग मैक्सिको की हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट करके आए हैं जी, है ना। यहाँ पे सिर्फ शासक दल ही चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 21 का हमारा भी हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 22 देख रहे हैं क्या है कि पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार कौन राष्ट्रपति और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है? तो जी हाँ, इसका आंसर जो है ना राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, ए बी और डी नहीं होगा। ठीक है, सवाल नंबर 22 का सी हो जाएगा। आप लोग मिलाते चलेंगे। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 23 दोस्तों। 23 देख पा रहे हैं क्या है कि विश्व के किस देश में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक सबसे भयानक जो है सो अकाल रहा है? तो भारत, मैक्सिको और चीन और जिम्बाब्वे। आपका इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो इसका
इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, चीन, ठीक है, यानी कि फ्रेज का आंसर सी हो जाएगा। 24 चलते हैं। 24 में क्या दोस्तों, किस प्रकार की व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है और करती है? तो लोकतांत्रिक और राजशाही और तानाशाही और इनमें से सभी, यानी क्या बोला है, सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है, तो लोकतांत्रिक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो लोग 24 का ए किए हैं राइट किए हैं जी। सवाल में चलते हैं 25। 25 में क्या है दोस्तों कि निम्न में से कौन सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों का क्या अधिकार है? तो अधिकार के दोस्तों जो बात की जाती है ना, संविधान में की जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 25 का आंसर डी हो जाएगा। न्यायपालिका, संसद और राष्ट्रपति नहीं होगा, है ना। सवाल में चलते 26। 26 देख पा रहे हैं क्या है कि भारत के संविधान की आत्मा कैसे कहा जाता है दोस्तों? प्रस्तावना को। हमने इसको भी क्लियर पढ़ाया आप लोग को, प्रस्तावना को, ठीक है। प्रस्तावना क्या है? हमारे भारत के संविधान की आत्मा है, ठीक है। सवाल में 26 का बी कर लेंगे राइट, जो लोग सही करके आए हैं बी बहुत सही है। सवाल में देखते 27 क्या है? 27 में लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिकों को कौन सा अधिकार है? तो अपने मताधिकार का राइट है, चुनाव लड़ने का और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि बनने का और अपने विचारों को व्यक्त करने का, यानी कि सभी होगा इसका मतलब, ऑप्शन नंबर डी, है ना। सभी अधिकार है किसका? ऑप्शन नंबर 27 नंबर सवाल का ऑप्शन डी, ठीक है। 28 चलते हैं दोस्तों। 28 में क्या है देख पा रहे हैं? 28 में है क्या, इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं है? दोस्तों महात्मा गांधी। ये क्लास हमने सुबह सुबह आपको बताया था, महात्मा गांधी जो है हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, सदस्य नहीं थे, मतलब सदस्य मेंबर थे ही नहीं, तो महात्मा गांधी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। बाकी ए, बी और डी नहीं होगा, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 29 कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो संसद और राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय और सर्वोच्च न्यायालय। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं, क्या कहते हैं? राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 29 का ए हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न क्या है कि संसद का अधिकार है ना, संसद का अधिकार निम्न में से क्या होता है? नए कानून बनाना, मतलब नए कानून बना सकता है, या फिर मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है, या फिर मौजूदा कानून को खत्म कर सकती है, सभी, यानी सभी हो जाएगा दोस्तों, है ना। संसद में सभी का अधिकार है, मतलब सभी चीज़ यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, कानून बन सकता है, संशोधन हो सकता है, खत्म भी हो सकता है। चलो 30 का डी कर लेंगे, जो लोग हैं कंफर्म कर लेंगे डी। 31 चलते हैं। पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के हैं, वहाँ कितने प्रकार निवास करते हैं दोस्तों? तो 40, 80 और 60 और 100। तो इसका आपका आंसर जो हो जाएगा ना, हो जाएगा आपका 80, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किसका जी? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल देख रहे हैं। 32 का क्या है कि भारत के गांवों में उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां किसे माना जाता है दोस्तों? कृषि को, है ना। आंसर हो जाएगा आपका ए। 32 का जो लोग ए करके आए हैं बहुत ही करेक्ट है, राइट करके आए हैं। सवाल में चलते हैं 32 हो गया ना, 33 चलते हैं। 33 थोड़ा सा, है ना, सुनिएगा। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भूमि के बाद दूसरी आवश्यकता किसे माना जाता है? तो पूंजी है, खनन है और क्या है? श्रम है और संगठन है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ना, उत्पादन के बाद जो है सो श्रम। हाँ, ऑप्शन नंबर से देखो, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बाद भूमि का जो दूसरा आवश्यकता है वो क्या? श्रम है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेबर, है ना, बोल सकते हैं आप। सवाल नंबर जो है 33 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 34 देख रहे हैं कि जब औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन कई वर्षों तक प्रयोग होता है तो इसे इस प्रकार की पूंजी कहते हैं दोस्तों स्थायी, क्योंकि इसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स, है ना, इसको बोल सकते हैं आप, फिक्स कैपिटल बोल सकते हैं, जो कभी इसको हम लोग जो है सो समझ लीजिए कि पूंजी जो है लगा दिया जाता है वो बहुत दिनों तक स्थायी रहता है ना, यानी कि मशीन वगैरह सब, भवन वगैरह सब स्थायी होता है, ठीक है। चलिए सवाल हमारा नेक्स्ट देखते हैं। अभी बोले ना फिक्स कैपिटल, देखिए फिक्स कैपिटल होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो सवाल नंबर हमारा जो है सो 34 का आपका हो जाएगा बी। 35 चलते हैं। 35 में क्या है कि पालमपुर गांव के किसान पशुओं के चारे के प्रयोग के लिए किस मौसम में ज्वार और बाजरा का उत्पादन करते थे? दोस्तों मौसम बताया है, तो ज्वार और बाजरा का जो होता है ना मौसम, वो होता है आपका वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु होता है खरीफ फसल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जो लोग आंसर ए करके आए हैं करेक्ट करके आए हैं जी। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 36 क्या है। 36 में है हमारा कि मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा जो है सो निवेश में भविष्य में किस प्रकार का प्रतिफल प्राप्त हो सकता है? निम्न, तो ये तो नहीं होगा, उच्च और मध्यम और समान, नहीं उच्च होगा। जो लोग आंसर इसका बी करके आए हैं राइट करके आए हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36 का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 37 नंबर सवाल। 37 का सवाल क्या है दोस्तों कि शिक्षित माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों को शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं भी निम्न में से किसके महत्व को अनुभव किया होगा? तो शिक्षा का, है ना। देखिए जो माँ बाप शिक्षित है ना, वो अपने बच्चे को भी शिक्षित करना चाहेंगे, यानी कि शिक्षा का अनुभव उनको होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किसका? 37 का। 37 का जो लोग ए करके आए हैं राइट करके आए हैं। सवाल नंबर देखते हैं 38। हमारा 38 सवाल है कि भारत में लगभग 26 करोड़ की जनसंख्या है, सब क्या निर्धन है कि कुपोषण का शिकार है कि निरक्षर है कि सभी है? दोस्तों सभी हो जाएगा। 26 करोड़ लोग लगभग जो है ना, लोग क्या है, निरक्षर भी है और कुपोषण का शिकार भी है और निर्धन भी है, यानी गरीब भी है, यानी कि 38 का आंसर डी हो जाएगा। 39 चलते हैं, फिर 40 चलेंगे, यानी कि हमारा
खत्म हो जाएगा फिर ये पेपर, है ना। भारत की सबसे कठिन सामाजिक आर्थिक समस्या क्या है? तो औद्योगिक पिछड़ापन और आर्थिक विषमता और खाद्यान्न की कमी और निर्धनता। दोस्तों निर्धनता सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारे भारत की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 का आंसर जो लोग डी करके आए हैं, राइट करके आए हैं जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 40, जो कि आखिरी है। आखिरी क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य और कौशल निर्माण, इनमें सभी। दोस्तों सभी हो जाएगा। जो लोग डी करके आए हैं, राइट करके आए हैं जी, यानी कि 40 का आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बताएं कि आप लोग कितना आंसर सही किए हुए हैं। 40 आउट ऑफ 40 कितना लोग का सही रहा, है ना, या फिर 30 आउट ऑफ 40 कितना लोग सही रहा। आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। मैं आप लोग कमेंट का वेट कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों हम लोग और भी जो है सो पेपर है, आप लोगों को पता ही है कि हमने इससे पहले हिंदी का डाल दिया था आंसर की, आप वो मिला सकते हैं। बाकी हम लोग मैथ, साइंस और इंग्लिश का भी है सो आंसर की लाएंगे, ठीक है। बाकी अभी हमारा जो है सोशल साइंस का हमारा जो ये पेपर था, इसको आप लोग बढ़िया से मिला लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं, सभी को थैंक यू, सभी को जय हिंद, जय भारत, सभी को वंदे मातरम, सभी को जोहार, एंड मिलते हैं अगेन फिर नए आंसर की वाले वीडियो में। चलिए दोस्तों अगेन थैंक यू।